Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So today we'll complete the word problems part of this exercise. The topic name is exercise number 9.4. The topic name is homogeneous differential equations. So इसमें 1 to 10 यानी जनरल सॉल्यूशंस और 11 to 14 यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमने सॉल्व करने हैं। हालांकि देखो इंस्ट्रक्शंस तो इसमें केवल 11 to 14 है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने के, यहाँ तक जो हमने लास्ट किया। बट जो नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ही निकाली जाती है। अंडरस्टूड है, कोई कहे या ना कहे। तो जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कल आप एब्सेंट थे, देखी थी आपने फिर वीडियो कि कैसे अपन एक्स्ट्रा ये इंफॉर्मेशन यूज करके और जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तब्दील करते हैं, राइट। तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा कहीं ना कहीं होगी। ऐसे सीधे सीधे नहीं होगी कि वाई को 1 और एक्स को पुटअप करो, वाई को 0 एक्स को 2 पुटअप करो, छुपी हुई होगी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में ही वो होगी। चलो शुरू करते हैं। पहली वर्ड प्रॉब्लम जो है ना बेटा, वो तो कहने के लिए वर्ड प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली तो आपके 16 से शुरू होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन 0,0। डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी ये है, ठीक है। एक कर्व की एक इक्वेशन होती है, हम जानते हैं, ठीक है। और उस इक्वेशन की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो हमने इस चैप्टर में सीखा है। तो इस कर्व की उन्होंने डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। चेक करो, y इक्वल टू समथिंग नहीं है, y डैश इक्वल टू समथिंग है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और यहां से इसकी मेन इक्वेशन पूछी है। मेन इक्वेशन समझ गए ना। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी या मेन इक्वेशन पूछी है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो, एक रफ डायग्राम रेडी करें। सपोज करो कि ये ओरिजिन सब जानते हैं, दिस इज द ओरिजिन 0,0। तो 0,0 से पास थ्रू होने वाले कर्व्स बहुत सारे बन सकते हैं। लाइक ये जैसे हम पैराबोला बनाते हैं, ये भी 0,0 से पास थ्रू होता है। ये चलो पैराबोला नहीं बनाते हैं, स्पेसिफिक किस्म का नहीं बनाते हैं। ये मान लो ये भी मैंने एक जीरो यहाँ से पास थ्रू होने वाला एक कर्व बना दिया, ठीक है। अभी ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है। तो पर मैं इस कर्व पर मैं ओरिजिन पे कुछ टेंजेंट भी बना सकता हूँ, ऐसे, राइट। बना सकता हूँ ना। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, डिस्टेंसिंग का जो स्लोप होगा, वो इस कर्व का डेरिवेटिव होगा। होगा नहीं होगा? वो डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है भाई। ऑल दो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सब निकाल लेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस सॉल्व कर दिया आंसर आ गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए, चाहे तो फिगर भी मत बनाओ, पर अंदर में पता होना चाहिए कि हमको क्या गिवन है और हम क्या निकाल रहे हैं। एक ऐसा कर्व जो 0,0 से पास थ्रू करता है, उसके टेंजेंट का स्लोप गिवन है। और अब अपन उस कर्व की इक्वेशन निकालने वाले हैं, इस ब्लू कर्व की एक्चुअल इक्वेशन निकालने वाले हैं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। राइट, समझ आया। चलिए, तो ये फिगर तो चाहे से बनाओ चाहे से ना बनाओ, ज्यादा से ज्यादा अगर बनाएंगे तो स्टेप, क्योंकि कर्व कैसा है वो हमको नहीं पता ना। भाई हमने ऐसा बनाया, मान लो कर्व ऐसा है ही नहीं, कर्व तो ऐसा है, फिर क्या करें। तो एक्चुअली तो ऐसे क्वेश्चंस में नहीं बनाई जाती फिगर, क्योंकि हमको पता नहीं है कर्व कैसा है। क्योंकि इक्वेशन पता चलेगी तो पता चलेगा। और कई बार इक्वेशन भी ऐसी हैक्टिक बनती है कि उससे कर्व बनाना ही पॉसिबल नहीं है। तो जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस में नहीं बनाएंगे। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बनाना पड़ेगा, इसमें जरूरत नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हियर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमको, राइट। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन एज, ऑफ अ कर्व इज गिवन एज, ठीक है। और फिर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन नोट डाउन कर देंगे। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है 0,0 से पास होता है, इसको अभी बिल्कुल स्किप करेंगे। ये जनरल से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का हथियार है, तो इसको बाद में यूज करना, भी कहीं मेंशन ही नहीं करना है इसको, ठीक है। सो अभी तो अपन ये इक्वेशन लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और y इक्वल टू एफ एक्स नामक फंक्शन बनाते हैं, दैट्स इट। ये हो गई हमको इक्वेशन गिवन। और अगर y डैश को, अगर क्योंकि अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, डी वाई डी एक्स अलग अलग चाहिए। सो y डैश को क्या लिख दूंगा फिर मैं, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वॉट, ई टू द पावर एक्स इंटू वॉट साइन एक्स, राइट। अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब पहला क्वेश्चन है तो पूरे स्टेप्स के साथ। अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वी हैव, तो dx को उधर भेज दो, बस dy को उधर रहने दो, और तो कोई y वाली टर्म ही नहीं है। सो dy इक्वल टू
e to the power x into sin x into dx, right? Integrating both sides, we get integrating both sides with respect to their respective variables. Integrating both sides, both sides लिख के छोड़ दो with respect to the respective variables, वो चीज छुपी हुई है. Understood? We get, तो इधर बन जाता है इंटीग्रल dy और उधर बन जाता है इंटीग्रल e टू द पावर x साइन एक्स. साइन एक्स को पहले लिखो क्योंकि मुझे पता है कि इसमें क्या लगेगा, पार्ट्स लगेगा. साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन बनेगा तो इसको पहले लिख दो e टू द पावर x dx, राइट? ओके, अब देखो इतना अच्छा हमारा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चलो ये तो सॉल्व कर दिया, कि हमको पता है कि इस टाइप का इंटीग्रल जब हमने सॉल्व किया था तो इक्वेशंस बनी थी. हमको बस क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना, अच्छा है तो इक्वेशन बनने वाला है. तो इक्वेशन बनने वाला है तो इसको ऑन द गो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? ऑन द गो सॉल्व करो तो फिर जैसे अपन उसको आई रखते थे, अब इसकी वैल्यू वाई रखनी पड़ेगी. करने में कर सकते हैं लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम आ सकती है. और चलो अभी तो यहाँ पे केवल वाई बना, सपोज करो यहाँ पे वाई ना बनता, वाई बाय समथिंग, मतलब वाई के कॉम्बिनेशन में कोई फंक्शन बनता. मान लो यहाँ पे बनता क्या, यहाँ पे बनता वाई साइन एक्स ही बन जाता. वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर, इतना हेक्टिक बन जाता है यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद. तो फिर आगे जो इक्वेशन बनती उसकी वैल्यू हमेशा ये रखनी पड़ती, तो काफी हेक्टिक सा लगता. अभी तो नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में तो क्योंकि वाई बनी है. तो अभी तो चाहो तो ऑन द गो कर सकते हो, चलो कर दो इस बार तो ऑन द गो ही. तो वाई इक्वल टू, और इसको जैसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन ये, बाकी सबसे सही तरीका होगा कि इसको आई मान के अलग से ले जाके सॉल्व करके वापस यहाँ पे पुट करें, राइट? सो साइन एक्स क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, आई लेट टू लगाती सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लो क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमको करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा. ऐसे कर दो इंटीग्रल डी वाई, इंटीग्रल डी वाई को सॉल्व कर दो तो ये हो गया वाई, ठीक है? तो अब वाई इक्वल टू दिस, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई. इसको हमको एज इट इज यूज करना पड़ेगा आगे, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ो. सो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल कर दो लगे हाथ, ई टू द पावर एक्स ही बनना है, माइनस उसके बाद आ जाओ फर्स्ट फंक्शन का साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स, और फिर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इस पूरा का एक बार और इंटीग्रल करना है, राइट? इस पूरे का जब इंटीग्रल करेंगे तो वापस बाई पार्ट्स लगना है, राइट? तो वापस जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो अब की बार फर्स्ट फंक्शन ये एंड सेकंड फंक्शन ये. चलो जी आगे बढ़ते हैं. सो इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ब्रैकेट लगा दो एक, अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल सेम वही, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस साइन एक्स, और ई टू द पावर एक्स एज इट इज, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज. अब आप देखो ये इतना जो पोर्शन है, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके उसको सीधे वाई रख सकते हैं. वैसे आई रखते थे जब इंटीग्रेशन चैप्टर में सवाल आया था, तो आई रखते थे क्योंकि इंटीग्रल को आई मानते थे. अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है तो आई नहीं है वाई है. तो अगेन ये एक छोटा सा टर्म है वाई, तो हम वाई पुट अप कर सकते हैं. लेकिन मान लो ये हैक्टिक होता तो फिर वो पूरा हैक्टिक पोर्शन यहाँ पुट अप करना पड़ता. ठीक है, समझ गए सारी बात? ओके, चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऊपर आ जाओ, इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर देंगे, ये वाई की वैल्यू चल रही है क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको एज इट इज लिखना है. इम्प्लाइज वाई इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूं मैं इसको, और फिर प्लस उसको क्या लिख सकता हूं मैं वाई. इस पूरे पोर्शन को क्या लिख सकता, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा ना, माइनस वाई आएगा क्योंकि अगर प्लस ही आ जाए तो कट ही जाए, वाई एलिमिनेट हो जाए. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है? ओके, सो इम्प्लाइज अब क्या करूंगा, माइनस वाई इधर आके क्या बन जाना है, 2y, y प्लस वाई 2y, और इधर से e टू द पावर x को ले लो कॉमन. अब अंदर क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट? और एक चीज और, अब यहाँ पे इस जगह पे सारा इंटीग्रेशन प्रोसेस भी खत्म हो चुका है ना. तो क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं, प्लस सी, ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन प्रोसेस खत्म हो गया. अब 2 को डिवाइड करवाओ तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर ये 2 इससे भी डिवाइड होगा, तो c/2 करेंगे तो इसको c1 करो, राइट, ताकि इसको c1/2 कर सकें। और अगले स्टेप में आपको पता है क्या करते हैं, फिर इसको वापस c में तब्दील कर देते हैं, e⁻x/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c, वेयर c=c1/2, वेयर c=c। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने तक का काम तो वो का वही करना है जो कर रहे थे, ठीक है। इसको सामने लिखना, नीचे मत लिखना। सो दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, नाउ इट इज गिवन दैट कर्व पासेस थ्रू दिस, और इसको पर्टिकुलर में चेंज कर, अगले पेज पे आते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट 0,0 से पास कर रहा था, गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, या द कर्व passes through the point, through the point what, 0,0, so it must satisfy, so the point 0,0 must satisfy the equation of the curve. So putting what, x comma y, तबीयत सही नहीं है आपकी, 0,0 in the equation, in the general solution of the equation of the curve, in the general solution of the equation of the curve, ठीक है। वी गेट, तो कर दो पुट, क्या है हमारे पास, RHS में तो है y की वैल्यू क्या रखनी है, 0, इक्वल टू e⁻x, x की वैल्यू भी 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर अंदर क्या है साइन x, तो साइन 0 माइनस कॉस x, तो यानी कॉस 0, और फिर आगे क्या था प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इम्प्लाइज ये 2 तो इधर आके 0 बन गया, e⁻0 1 होता है, खत्म हो गया ये, आगे चलो अंदर साइन 0 क्या होता है 0, माइनस कॉस x क्या होता है 1, प्लस c, तो क्या ये -1 हो गया, और -1 इधर आके +1 हो गया, तो c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1। अब c की वैल्यू बस वहां पे पुट अप करो, दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक करो पीछे से, पुटिंग c = 1 in the general solution to find the particular solution, मैच हो गया आंसर, to find the particular solution we have, तो क्या हो जाता है y = e⁻x डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर प्लस सी था माइनस सी था, प्लस सी था, तो प्लस सी की वैल्यू क्या निकाली 1, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, समझ आया अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इंटीग्रल्स का रिवीजन करवाया इसने, वो ये जो एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं तो उसका एक बार और रिवीजन करवा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन स्टाइल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप थोड़े से स्टेप्स को स्किप करते हैं और थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आज ही हो जाएं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ये आपको पता है हर एक सवाल में किसी न किसी तरीके से, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमको, इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन कर्व निकालना है, और वो सॉल्यूशन कर्व ऐसा, वो कर्व ऐसा है जो इस पॉइंट से पास थ्रू करता है, करीब करीब ऊपर वाली लैंग्वेज यूज हो रही है, तो स्ट्रेट अवे वही इक्वेशंस वही स्टेप्स हम लिख देंगे, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो कर दो इधर उधर y और x को, तो इधर क्या है y dy, इधर है y dy, और उधर क्या जाएगा x dx, उधर जाएगा तो dx, अच्छा y+2 भी तो है वो इधर आएगा, तो y डिवाइडेड बाय y+2 इधर आ जाएगा, ठीक है अभी, और उधर क्या जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय x, और dx भी उधर चला जाएगा, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन। लगाओ इंटीग्रल, ये लगा दिया मैंने इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये डिवाइड हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x, 2 डिवाइडेड बाय x, बट वहां पे डिवाइड होगा क्या, वहां पे ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, तो वहां पे क्या होगा बताओ, इस जगह क्या होगा, y+2 -2, ये शॉर्टकट तरीका। दूसरा तरीका अगर कुछ ना समझ में आए तो आप देखो इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाना है, बट आपने पकड़ लिया तो फिर वही करो, क्या y+2 -2, तो y तो है ही मेरे पास ऑलरेडी, उसके आगे +2 -2 ऐड ऑन कर दो, +2
-2। तो y+2 से y+2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 -2 डिवाइडेड बाय y+2 होल मल्टीप्लाइड बाय dy। ठीक है, इक्वल टू इधर x डिवाइडेड बाय x1 और 2 डिवाइडेड बाय x होल मल्टीप्लाइड बाय dx। इधर भी इंटीग्रल, उधर भी इंटीग्रल। डन। चलो अब इंटीग्रेशन प्रोसेस कैरी आउट करो। 1 का इंटीग्रल y -2 एज इट इज लॉग मॉड्यूलस क्या बनेगा y+2। इधर आओ, 1 का इंटीग्रल x +2 लॉग मॉड्यूलस x। ठीक है, सब कुछ खत्म, प्लस c। ठीक है, अब देखो सारी टर्म्स लॉग में नहीं है तो सी भी लॉग में नहीं जाएगा, अगर सारी टर्म्स लॉग में होती तो फिर सी भी लॉग में जाता। तो एक काम करते हैं, एक्स को इधर बुला लो और लॉग को उधर भेज दो, तो y -x तो इधर आ गया और 2 लॉग y+2 उधर जाएगा, तो 2 और 2 कॉमन, लॉग मॉड्यूलस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर दूं x इंटू y+2 लाइक दिस। ठीक है, प्लस सी। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, ज्यादा से ज्यादा 2 को और अंदर भेज दो, तो 2 को और अंदर भेजूंगा तो इट इज लाइक x² एंड y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। से ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें पुटअप करना है, पॉइंट क्या है 1, -1 कर दूं पुटअप, तो करो। स्टेप्स तो वही पिछले क्वेश्चन वाले लिखने ही है कि कर पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -1, सो पुटिंग दिस। सो 1 की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है -1 -x की वैल्यू 1, इधर आइए लॉग मॉडुलस x का स्क्वायर करना है यानी 1 का स्क्वायर करना है, y की जगह क्या पुटअप करना है -1 +2 उसका भी करना है होल स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस सी। राइट, सॉल्व करो उसको, -1 -2 अंदर आओ, 1 का स्क्वायर खत्म करो, 2 -1 1 का स्क्वायर 1 log 1 0 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, सी की वैल्यू -2 वापस इधर पुटअप करो, सो द आंसर इज, इसको सी को काट के इसी जगह -2 लगाओ, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। मैच हो गया, y-x इसी फॉर्म में है, फॉर्म चेंज है क्या, -2 उधर है, ओके -2 इधर है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा +2, y-x+2, केवल लॉग लॉग की टर्म्स उधर है ना, और लॉग में भी अंदर स्क्वायर है या 2 बाहर है, अंदर है ना। ठीक है, अच्छा कई बच्चे ये भी डाउट करते हैं कि सर अगर ये 2 को बाहर निकाल दें तो सी की वैल्यू में डिफरेंस आएगा क्या। अब जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 2 को बाहर निकालने से सी की वैल्यू में डाउट डिफरेंस आएगा, वो बच्चे लॉग प्रॉपर्टी पे डाउट कर रहे हैं। वो क्या डाउट कर रहे हैं कि लॉग प्रॉपर्टी जो है वो असल है या नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो यानी कि लॉग प्रॉपर्टी खराब गलत है, मतलब अगर ये लॉग प्रॉपर्टी है कि अगर अपन बाहर वाले कोएफिशिएंट को अंदर पावर डाल सकते हैं, वो अगर सही है तो फिर सी की वैल्यू में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, सी की वैल्यू में डिफरेंस कब आएगा पता है, पिछले क्वेश्चन में C1/2 किया आपने, अगर आप उसको C1/2 ना करके उसको C ही रख देते ऊपर वाली स्टेप से नीचे बुलाकर, तो फिर ऑब्वियस बात है कि एक को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और एक जगह नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पे डिफरेंस आता। तो उसका तरीका क्या है, पहले आप जनरल सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करो उसको, उसमें जो आप पहले करते थे ना डिवाइडेड बाय 2 करके C1 को C बना के वो सारा काम करो, फिर जब सब हो जाए उसके बाद फिर वैल्यूज पुट अप करो। पहले भी कभी भी ऐसे मत सोचो, कई बार क्या हम बीच में वैल्यू डाल देते हैं, बीच में वैल्यू डाल देते हैं तो फिर वो C1 को C बनाने वाला प्रोसेस स्किप कर देते हैं, तो फिर सी की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, स्टेप्स इसके सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, कोई चेंजेस नहीं। आगे बढ़ो, अगेन इक्वेशन ऑफ द कर्व का क्वेश्चन है, 17 18 तक इक्वेशन और फिर रेट ऑफ चेंज शुरू हो गया 19वें से, तो ये 2 क्वेश्चन और हैं, इसके भी स्टेप सेम रहेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, अब की बार ये है, और आपको गिवन क्या है कि एट एनी पॉइंट, given that at any point x comma y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। तो लैंग्वेज थोड़ी हैक्टिक है मानता हूं, लेकिन सवाल बड़ा सरल है। देखो क्या कह रहा है, एक ऐसा कर्व है मेरे पास, लेट्स से ये कर्व है, इस कर्व पे कोई पॉइंट है, ये कर्व जो इस पॉइंट से पास करता है 0, -2 से, ये लो साहब 0, -2 मर्जी है जहां लगा दो, 0, -2 से ये पास करता है, इस पॉइंट को ए मार्क कर दो। ठीक है, आगे करो। अब ये क्या कह रहा है कि गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई, इस कर्व पे कहीं एक और दूसरा पॉइंट एक्स कोमा वाई, तो वो भी कोई सा भी पॉइंट है, इस एक्स कोमा वाई नामक पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता है, इस एक्स कोमा वाई नामक पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा बनता है, राइट।
इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, उस स्लोप और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट खुद वाई है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, खुद वाई। तो वाई और इसका जो स्लोप, स्लोप क्या होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई और डी वाई बाई डी एक्स का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किसके बराबर है, इसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। बस इतनी सी बात है। फिर ये क्यों दे रखा है, अरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे ना, उसको इसका हिंट है, इसको अभी छेड़ना ही मत। समझ गए, समझ गए ना। चलो, तो समझ गए तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम ये गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा, गिवन इसके जो इंफॉर्मेशन को गिवन पॉइंट्स में डालना पड़ेगा। हेयर इट इज गिवन दैट हेयर, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं लेट्स से पी, ठीक है ना। हेयर इट इज गिवन दैट तो उसके बाद ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। फॉर अ कर्व, फॉर ए कर्व, फॉर ए कर्व, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, the tangent at a point P, at a point P x comma y, and the y coordinate of the point, and the y coordinate of the point P, of the point P is equal to, is equal to the x coordinate of the point P, is equal to the x coordinate of the point P. That is, इसको मैथमेटिकली लिखें, that is प्रोडक्ट करना है किसका, पॉइंट पी पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप, और किस पॉइंट पे बनेगा साहब, एक्स कोमा वाई पे बनेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स एक्स कोमा वाई पे डी वाई बाई डी एक्स ही कहलाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू वाई रखनी है, एक्स की वैल्यू एक्स ही रखनी है। चलो एक बार के लिए ऐसे लिख दिया, इक्वल टू, नहीं इसका प्रोडक्ट करना है, इसका प्रोडक्ट किससे करना है, इस एक्स कोमा वाई के वाई कोऑर्डिनेट से। एक्स कोमा वाई का वाई कोऑर्डिनेट खुद वाई है, और ये इक्वल किसके आ रहा है, इस एक्स कोमा वाई के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहा है। एक्स कोमा वाई का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स खुद है, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से ये चीज पता चली। अब इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं, इम्प्लाइज। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स कोमा वाई डी वाई बाई डी एक्स से कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। फिर वही अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, ऑल थिंग्स डन सो विल पुट ए सी। अब ये टू है तो ये टू सी को सी वन बनाएगा ही। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय टू को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इट इज लाइक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू। तो ये टू इधर जाएगा तो टू सी हो जाएगा, बोलो। और टू सी हो जाएगा तो इसको सी वन बनाकर सी करना पड़ेगा, वेयर वेयर सी इक्वल टू टू सी वन, फाइन। चलो, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू, अब उस पॉइंट को भी तो बताओ कि कर्व इस पॉइंट से पास करता है। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, उसको तो उसकी तो जानकारी बाद में देनी है, पहले उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना जब तक जनरल सॉल्यूशन का काम ना हो जाए। द कर्व पासेस थ्रू थ्रू द पॉइंट ए 0, -2, so it must satisfy the equation of the curve supporting x comma y equal to 0, -2 in the equation of the curve, ठीक है ना। इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में तो आ चुकी है ना, इन जनरल फॉर्म। इसके पीछे हम ये भी लिख देंगे, वाई स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड, इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म, इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म तो आ चुकी है। अब पर्टिकुलर फॉर्म में हम अब निकालने वाले, ठीक है। इसमें पुटअप करना है आपको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में,
और वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर करेंगे हम, वी गेट वाई का स्क्वायर करेंगे यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे, -x का स्क्वायर करेंगे यानी 0 का स्क्वायर करेंगे। फिर इधर क्या था, c, ओनली c तो था यहाँ पे, इक्वल टू c। ठीक है, सो इट इज लाइक 4 - 0 यानी 4 इक्वल टू c की वैल्यू 4 आ गई, सीधे कर दूं मैं। ठीक है, चेक करो आंसर। अगेन पुटिंग c equal to 4 in the equation of the curve in general form, equation of the curve in general form, to find its particular form, to find its particular form, we have y square minus x square इक्वल टू c था, इक्वल टू 4 हो गया, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, इज द रिक्वायर्ड, मैच हो गया आंसर, मैच एग्जैक्टली मैच हो गया, इक्वेशन ऑफ द कर्व। और ये जो अब इक्वेशन ऑफ द कर्व आई है पर्टिकुलर फॉर्म में आई है, इन पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, चले नेक्स्ट। एक इक्वेशन ऑफ कर्व का लास्ट क्वेश्चन और है, और वो भी करीब करीब वैसा ही है, तो उसके स्टेप्स करीब करीब ये कि यही, जैसे अभी अपन ने पूरी पूरी लैंग्वेज छाप दी और छाप कर फिर उससे डिराइव कर दी, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, उसके स्टेप्स स्किप करते हैं, सीधे करते हैं उसको। At any point x comma y of a curve, the slope of its tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point. Find the equation of the curve given that it passes through. अब देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालो, गिवन दैट है कि वो यहाँ से पास करता है, तो ये तो आपको जनरल से पर्टिकुलर करने का हथियार है, इसको तो बाद में पढ़ो। तो यानी कि अभी एक बार जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको केवल यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो। पढ़े एक बार फिर से। एक कर्व है, उस पर कोई एक्स कोमा वाई नामक पॉइंट है, उस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, dy बाई dx। अब ये dy बाई dx ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, एक दूसरी लाइन सेगमेंट के स्लोप का ट्वाइस है। और वो दूसरी लाइन सेगमेंट क्या है, ये जो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस पॉइंट से मिलाती है, राइट। यानी देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन इन दिस ग्राफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो रेडी कर देता हूं एक बार में। लेट्स से दिस इज द कर्व, इस कर्व पे तो 2 पॉइंट्स हैं, इस कर्व पे तो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई, लेट्स से ये P है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट -2,1, ये हालांकि लास्ट में काम आएगा, पर ये भी कर्व पे ही है। ये कब काम आएगा, जनरल से पर्टिकुलर चेंज करने में, तो इसको ए मार्क कर दो। ठीक है, अब एक और पॉइंट है Q, ये इस कर्व पे नहीं है, ये इस, ये पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट को जोड़ के एक लाइन सेगमेंट बनती है, समझ गए। तो ये कर्व पे नहीं है इसका मतलब, तो हो सकता है वैसे होने में, देखो होने में तो ये कर्व पे भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो जब तक जिस चीज की गारंटी नहीं है तो हम रेयर केस मानते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको भी कर्व पे मान लिया तो फिर जनरल से पर्टिकुलर चेंज करने के लिए ये भी काम आ सकता है, फिर तो एक तरीके से ईज हो गई ना, हमको आसानी हो गई। तो हम आसान वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे, हम मानेंगे कि ये कर्व पे नहीं है, फिर चाहे से वो हो, हम क्या मानेंगे, बाहर है। ठीक है, तो हम इसको बाहर कहीं भी लगा सकते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ लगा दिया -4, -2 यहाँ लगा दिया, Q नामक पॉइंट है ये, -4, -3। अब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां से टेंजेंट पास थ्रू कर दी, टेंजेंट बना दो, चलो ये टेंजेंट हो गई। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से Q को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट जो होगी वो PQ बनेगी। ओके, अब जो dy बाई dx है, जो इस टेंजेंट का स्लोप है, वो इस लाइन सेगमेंट के स्लोप का दुगुना है, समझ गए। तो टेंजेंट का स्लोप तो dy बाई dx होता ही है, लाइन सेगमेंट का स्लोप आपको 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स गिवन है इसके, और उसका कर दो दुगुना, बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, इंटीग्रेट करके बन जाएगी मेन इक्वेशन। फिर वो वाला पॉइंट काम आएगा -2,1, उस मेन इक्वेशन की जनरल फॉर्म को पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, सो विदाउट स्टेप्स कर दें, वो सारी लैंग्वेज अपने को जो पिछले क्वेश्चन में लिखी है लिखनी है। ठीक है, तो यहां से पढ़ता हूं, चलो फिर से मैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहां तक पढ़ा मैंने, यहां तक पढ़ के मैंने कन्वर्ट किया, तो क्या बनेगा, dy बाई dx एट विच पॉइंट x, y, ये लो साहब,
जो कि अगेन dy बाई dx ही होगा। इस इसके लिए अपन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ट्वाइस ट्वाइस के लिए अपन 2 मल्टीप्लाई लिख देते हैं। आगे क्या है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दिस पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यानी स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, एक तरीके से स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, समझ आया? ठीक है, चलो तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स एट एक्स कॉमा वाई dy बाई डी एक्स से क्या लाएगा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब इसका स्लोप निकाल लो q माइनस पी करके, या p माइनस क्यू कर दो, तो y माइनस माइनस थ्री वाई प्लस थ्री और x माइनस माइनस फोर एक्स प्लस फोर, हो गया काम। ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन है ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो वहां पर भी मेंशन करना इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। क्योंकि अब तक ये दो क्वेश्चन छोड़ दो, 17वां और 18वां, उससे पहले उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन तो एटलीस्ट वो खुद ही दे रहा था। तो 17वें और 18वें से डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं ही बना रहा हूँ, तो बना दी तो एक बार लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। पिछले इक्वेशन में नहीं लिखा, वहां पर भी लिखना पड़ेगा, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। अब वो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन, तो बताओ कौन कहाँ जाएगा, वाई प्लस थ्री इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है, टू को बाहर ही रहने दो और dx ऊपर पहुंचा दो, x प्लस फोर, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, ये दो स्टेप्स में एक ही में कर देता हूँ लाइक दिस। चलो सॉल्व करो। सो व्हाट इज dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय प्लस थ्री, क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस y प्लस थ्री, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस लॉग मॉडुलस x प्लस फोर। सारी चीजें हो गई, सब लॉग में है क्या, सब लॉग में है, टू को अंदर पहुंचा देंगे तो सब लॉग में चला ही जाएगा, तो मेरे को फिर c को भी किस में लिखना पड़ेगा, लॉग में ही लिखना पड़ेगा। अगर सारी टर्म्स लॉग में है तो इसको भी लॉग में ही लिखना पड़ेगा। अब ऊपर आ जाओ, उसको फर्दर ये यहाँ सॉल्व कर देते हैं इस स्पेस में। ठीक है, इम्प्लाइज, तो इस लॉग को उधर भेजो, तो इट इज लाइक लॉग मॉडुलस y प्लस थ्री, और ये माइनस हो जाएगा ना उधर जाके, तो डिवाइडेड बाय लिख दो, और टू को अंदर भी भेज दो तो एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। सही है, इसके पास जाएगा ना, इसके पास क्यों जाएगा, इसके पास क्यों जाएगा, टू तो टू लॉग एक्स प्लस फोर, ये तो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद फिर जो इंटीग्रल जो कांस्टेंट है वो हम सी लगाते थे, वो अब की बार अपन लॉग सी लगा रहे हैं क्योंकि बची हुई दो टर्म्स भी लॉग में। ठीक है, क्लियर है। सी तो अपन बिल्कुल अलग लगाते हैं, अगर ये कोई इस वाली चीज से कोई टू थ्री फोर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, सी तो अलग ही रहेगा। और सी लॉग सी क्यों हो रहा है, क्योंकि सब लॉग। ठीक है, डन। चलो, तो ये इधर टू से पावर में जाके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब उधर क्या बचा, ओनली लॉग मॉडुलस सी। अब इस स्टेप में टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो सारे लॉग कैंसिल आउट होके स्टेप लिखनी पड़ेगी अपने को, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। ये इस कर्व की इक्वेशन है इन जनरल फॉर्म, इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इन जनरल फॉर्म। ठीक है, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, अभी इक्वेशन आई है लेकिन जनरल फॉर्म में आई है, अब पर्टिकुलर फॉर्म में, तीन तीन चीजें हैं कुल मिला के। ठीक है, चलो तो इसी ऊपर वाले स्पेस में मैं इसको पुट कर देता हूँ। अब वो स्टेप लिखनी पड़ेगी जो हम दो तीन क्वेश्चन से लिख रहे हैं। नाउ इट इज गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट टू कॉमा माइनस टू कॉमा वन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सो पुटिंग दिस एक्स कॉमा वाई इनटू दिस, तो पुट अप कर देता हूँ, वी गेट, बोलो, वाई प्लस थ्री है, वाई की वैल्यू क्या है, वन, वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू, और फिर उसका क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सी, इम्प्लाइज सी की वैल्यू बताओ सीधे से, वन प्लस थ्री फोर, फोर माइनस टू, टू, टू का स्क्वायर फोर, यानी कि वन। सी की वैल्यू वन पुटअप कर दो डायरेक्ट इसमें एंड सी द आंसर। Again putting c equal to 1 in the general form, in the equation of the curve in general form, in general form to find its particular form. मैच हो गया, to find its particular form।
अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो सी की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है ना। वी हैव, तो उसमें पुटअप करेंगे तो इट इज लाइक y+3 डिवाइडेड बाय x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 है तो इसको और इधर मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y+3 इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा मैं +3 को भी इधर -3 कर दूं, बताओ किस फॉर्म में, y=fx की फॉर्म में। हाँ, ये +3 इधर है, y+3 इधर, ये ठीक है। तो y+3 इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, चले आगे। तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व के सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा क्योंकि वो आ रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of the balloon after t seconds. ठीक है, एक स्फेरिकल बैलून है, उसका वॉल्यूम जो है बदल रहा है। किस रेट से बदल रहा है, कांस्टेंट रेट से बदल रहा है। वो कांस्टेंट अपन के मान लेंगे। ठीक है, अब शुरुआत में उसका रेडियस था 3 यूनिट्स और 3 सेकंड बाद उसका रेडियस हो गया 6, क्योंकि बदल रहा है तो रेडियस भी बदल रहा होगा। तो 3 सेकंड के बाद 6 यूनिट्स हो रहा है, तो 3 यूनिट्स कब था, जब टाइम 0 था। जब टाइम 0 था तब रेडियस क्या था, 3। जब टाइम 3 सेकेंड्स हो गया तो रेडियस क्या हो गया, 6। दो इन्फॉर्मेशन ये मिल गई पर जनरल से पर्टिकुलर चेंज करने के लिए। अब आपको ये सब कुछ हो जाए तो आपको फाइनली क्या निकालना है, रेडियस निकालना है जब आफ्टर t सेकंड्स। t सेकंड्स के बाद क्या रेडियस होगा, तो ऑब्वियस बात है t सेकंड्स के बाद पूछ रहा है तो t की फॉर्म में ही आंसर आएगा। अगर कहता 5 सेकंड्स के बाद तो न्यूमेरिक आंसर आता, 10 सेकंड्स के बाद न्यूमेरिक आंसर आता। जैसे अभी 3 सेकंड्स के बाद 6 यूनिट्स न्यूमेरिक आंसर है ना। तो t सेकंड्स के बाद t की फॉर्म में ये आंसर आना है, समझ गए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूला से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज volume of spherical balloon, that is v इक्वल टू क्या होता है बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस, ये हम जानते हैं, वेयर r इज द रेडियस। ये मेंशन कर दिया हमने, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है ये एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, राइट। ये कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट the volume changes at a constant rate. The volume changes at a constant rate. That is तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को मैं क्या कहूंगा, dv/dt। बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को क्या कहूंगा, dv/dt। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कहूंगा, के। समझ आया भाई, वॉल्यूम बदल रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ऐसा गिवन होता है तो वो मानता है, जब कुछ नहीं गिवन होता तो टाइम होता है। ये हमने पूरी एक्सरसाइज में सीखा है। अगर वो कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस तो dv/dr लिखता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस वो वॉल्यूम बदल रहा है। तो किस रेस्पेक्ट में बदल रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। 99% वो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, 1% चांस होता है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो dv/dt इक्वल टू के मिल गया मुझे, बताओ बोलो। अब dv/dt इक्वल टू के में v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वापस कर दूं, implies d by dt of v। v क्या है मेरे पास, उधर से निकालो, 4/3 πr³ इक्वल टू के। ठीक है, अब इसमें से 4/3 तो अब कांस्टेंट पार्ट है, 4/3 तो कांस्टेंट पार्ट है, बाहर निकालो, निकाल दो। अंदर क्या बचा, d/dt of r³। तो r³ का जब मैं d/dt करूंगा तो क्या बनेगा, 3r² 3r² इंटू dr/dt। समझ आया, क्योंकि मेरे पास नीचे r होता, d/dr होता तो r³ का 3r² हो जाता, लेकिन d/dr नहीं है मेरे पास, d/dt है। तो एक तरीके से ये किया है मैंने, d/dt इक्वल टू, पहले मैंने उसको d/dr कर दिया और फिर dr/dt कर दिया। समझ आया,
तो डी बाय डी आर की वैल्यू तो हो गई 3r² और डी आर बाय डी टी मैंने एज इट इज लिख दिया, समझ गए। तो ये मैंने 2 स्टेप्स का एक ही स्टेप में कर दिया। ये हमने सीखा था चेन रूल, इसी को बोलते हैं एक्चुअली, यही चेन रूल होता है, राइट। बाहर वाले फंक्शन का अलग, अंदर वाले फंक्शन का। ठीक है, इक्वल टू के, डन। अब यहां से कुछ थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो उसको, तो 3 से 3 गया, 4πr² को मैं उधर भेज सकता हूं, तो के इधर डी आर बाय डी टी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, डी आर बाय डी टी की वैल्यू आ गई के डिवाइडेड बाय 4πr²। ठीक है, ये डी आर बाय डी टी की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि जब रेडियस इतना है, अच्छा कुछ और गिवन नहीं है। हम्म, अब अपने को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, अब ये काम एक्स्ट्रा है। उस वाले चैप्टर में तो ये फाइनल आंसर होता था और सवाल पूछता था कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाता था, आंसर खत्म हो जाता। बट अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछ रहा है, लेकिन पर्टिकुलर फॉर्म में पूछ रहा है, पर्टिकुलर फॉर्म में पूछ रहा है, तो वापस इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वही काम करना है, क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन। तो देखो dt को उधर पहुंचाओ और dr वाली टर्म्स को इधर लाओ, और बाकी कांस्टेंट पार्ट उधर ही छोड़ दो। तो देखो dr × r² हो जाएगा यहाँ पे, यानी r² dr हो जाएगा, तो यहाँ पे, और k/4π, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, बाहर ही रखो, और dt चला जाएगा अंदर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो इट इज लाइक दिस एंड दिस, ओके। ठीक है, तो r²dr क्या बनेगा, इंटीग्रल r² r³ बाय 3 इक्वल टू k/4π विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट पार्ट, और dt इंटीग्रल dt क्या बनेगा, t, तो kt हो जाएगा ये ना, kt। और सब कुछ हो गया है तो प्लस c भी लगेगा। अब देखो इसमें कितने सारे वेरिएबल हैं, ये जनरल सॉल्यूशन तो आ गया, पर इसमें कितने सारे वेरिएबल हैं। एक तो है r, एक है k, एक है t और एक है c। ऑब्वियसली आंसर तो आपको t की फॉर्म में ही चाहिए, सी आएगा ही आएगा। के इसलिए आया क्योंकि कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा था। अब हमको 2 इक्वेशन गिवन है कि जब रेडियस इतना, जब टाइम इतना होता है तो रेडियस इतना होता है, जब टाइम इतना, तो उससे 2 वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाएंगे, और तीसरा मुझे करना नहीं है क्योंकि मुझे आंसर के की फॉर्म में चाहिए, हो गया ना काम। ठीक है, ओके। चलो अब वो क्या कह रहा है कि इनिशियली रेडियस है 3 यूनिट्स, ठीक है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, अब ये वेरिएबल हटाने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सारी, गिवन दैट, फिर ये लाइन लिख दूंगा मैं, नोट इज ऑल्सो गिवन दैट इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स। कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये। दैट इज, इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये हो गया, दैट इज व्हेन t इक्वल टू 0, कॉमा r = 3, एंड एंड व्हेन t = 3, r = 6। समझ आया। इनिशियली का मतलब t = 0 है, तब r की वैल्यू 3 है, और जब t आफ्टर 3 सेकेंड्स, और t की जो वैल्यू जब 3 है तो r की वैल्यू 6 है। ये उसकी इन्फॉर्मेशन को, मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये पुट करना है आपको, है ना। सो पुटिंग, पहले अब आप t, को 0,3 पुटअप करो। ठीक है, इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इन इक्वेशन 1, क्योंकि अभी अपन ऐसे नहीं कह सकते इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कोई कर्व थोड़ा नहीं चल रहा है, रेट ऑफ चेंज चल रहा है, तो इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इन इक्वेशन 1 वी गेट, चलो पुटअप करो। तो क्या है हमारे पास वहां पे, r³ बाय 3, तो r की वैल्यू तो क्या डालनी है, 3, तो 3³ बाय 3, आगे चलो, फिर क्या है, kt/4π, तो k तो k ही रखना है, और t की वैल्यू क्या डालनी है, 0/4π, आगे कुछ और है, प्लस c भी है, प्लस c, राइट। तो यहां से क्या वैल्यू हुई, 3³ बाय 3 क्या होगा, 3² यानी 9, और देखो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्लियर हो गई साहब, यहां से हो गई ना। अब ये सी, अब अगली बार जब आप ये इन्फॉर्मेशन डालोगे ना 3,6, तो उसके साथ सी की वैल्यू जो 9 क्लियर हुई है ये भी डालना है, दोनों चीज डालनी है। इसको सीधा करके भी लिख सकता हूं मैं, 9 = c को c = 9। ठीक है, अगेन पुटिंग अगेन पुटिंग
टी कॉमा आर इक्वल टू, अब की बार सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, 3,6, एंड साथ में जो पिछला सी सॉल्व किया है ये भी, तीनों चीज पुटअप करेंगे अब की बार इन इक्वेशन वन। पिछली बार सी की वैल्यू नहीं थी तो दो ही चीज पुटअप करी थी, टी और आर। इस बार टी आर और सी की इन्फॉर्मेशन आ गई, बहुत पुटअप करेंगे, वी गेट। तो वापस इक्वेशन ऑफ द कर्व के पास जाओ, तो आर क्यूब यानी 6 क्यूब बाय 3, फिर क्या था के टी, तो के इंटू अब की बार टी क्या है 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और सी कल तक नहीं था आज है। ऐसा करने से के की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, उससे सी की वैल्यू सॉल्व हो गई, इससे के की वैल्यू सॉल्व हो गई। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। 6 क्यूब बाय 3 क्या होता है, 6 क्यूब यानी कि 216, 216 को 3 से डिवाइड करो, 72। ओके, 72 इक्वल टू, इधर आओ, तो ये क्या हो गया 3 के, 9 को इधर भेज देंगे हम, 72 माइनस 9 कर दो उसको, इक्वल टू 3 के बाय 4 पाई, राइट। 72 माइनस 9 इज 63, 63 इक्वल टू 3 के बाय 4 पाई। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालो, के इक्वल टू 63 इंटू 4 पाई बाय 3, 21 टाइम्स कट गया, 21 4 जा 48 पाई, तो के की वैल्यू भी आ गई, के आ गया, सी आ गया, और क्या बस, हाँ 84, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 पाई। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, टी आ गया, सी आ गया और के आ गया। अब ये सी और के ये दोनों वापस आप पुटअप करो उस वाली इक्वेशन वन में। ठीक है, अगेन पुटिंग, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती थी उससे जो सी निकलता था, उस सी को वापस पुट करते थे ना उसमें, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज दो दो है, तो दो दो से दो चीजें निकल गई ना, अब निकल के वापस उसमें तो पुटअप करोगे ना। सो अगेन पुटिंग, सी की वैल्यू क्या निकाली आपने 9, एंड के की वैल्यू क्या निकाली आपने 84 पाई इन इक्वेशन वन। ये दोनों चीजें अब आप इक्वेशन वन में पुटअप करो, जो ओरिजिनल इक्वेशन वन है, वी गेट। सो ओरिजिनल इक्वेशन वन वाज r³ बाय 3। अब आर और टी को नहीं छेड़ना, जैसे दो शुरू के दो बार तो मैंने आर और टी को छेड़ा ना, अब आर और टी को नहीं छेड़ना आपको, तो r³ बाय 3 को r³ बाय 3 लिखना है आपको, इक्वल टू के टी, के की वैल्यू क्या है 84 पाई, टी को टी रखना है, ठीक है, आर और टी को नहीं छेड़ना है, डिवाइडेड बाय क्या था नीचे 4 पाई, ठीक है 4 पाई, और फिर प्लस सी की जगह क्या डालना है 9। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई आगे का सॉल्व करने के लिए। चलो इसको काटो पीटो, तो पाई से पाई काटो, और ये कितना हो गया 21, आगे बोलो। सो ये हो जाएगा, थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो r³ इक्वल टू 3 इंटू 21 टी, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 63 टी, प्लस 3 9 जा 27। ये हो गया मेरा यहाँ तक, r³ की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो r³ की वैल्यू आ गई, तो r की वैल्यू क्या आ गई 63 टी प्लस 27। ये फाइनल आंसर नहीं है, 1/(1/3), ये r की वैल्यू आ गई फाइनली। अब आपसे r कब पूछा है, देखो r एज ए फंक्शन ऑफ t बना है, r एज ए फंक्शन ऑफ t बना है, तो आपसे क्या पूछा था t सेकेंड्स के बाद बताओ, तो फिर ये फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिक फॉर्म में पूछता क्या, कि 5 सेकंड के बाद बताओ, तो t की वैल्यू 5 पुटअप करके न्यूमेरिक आंसर देना पड़ता। मैच करो, एग्जैक्ट मैच है। सो the radius of the spherical balloon, the spherical balloon after t seconds, after t seconds, that is r will be equal to 63t plus 27 divided by 1/। अभी और आगे बढ़ जाता अगर ये टी की स्पेसिफिक वैल्यू देता कि 10 सेकंड 20 सेकंड, तो टी की वैल्यू अगेन 10 सेकंड 20 सेकंड निकाल के यहाँ पे आर निकाल, क्योंकि आर इज अ फंक्शन ऑफ टी है। ठीक है, समझ आया। सो मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़े दिन पहले सॉल्व किया था ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग सकता है। ठीक है, हाँ और थोड़ा काम एक्स्ट्रा भी है। पहले अपन क्या करते थे, केवल डिफरेंशिएशन पार्ट करके सॉल्व करके वहीं स्टॉप रहते थे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सीखा ही नहीं था तब तक, इंटीग्रेशन बाद में है। अभी अपन ने दोनों सीख लिया है, तो रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करके वापस इंटीग्रेशन भी करना है। डिफरेंशिएशन क्यों करना है, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन बने। डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेशन क्यों करना है, ताकि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, चले नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज के ही क्वेश्चन है अगले भी कुछ एक।
20, 21, 22 तीनों रेट ऑफ चेंज के। फटाफट खत्म करो अब इनको, और इसको क्लोज कर दें फिर से। टाइम क्या हो गया वैसे? 7:16। ओके, यस। तो 15 मिनट में खत्म करो, फिर नेक्स्ट क्लास है मेरी। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्या है? R%। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट में चलें, वो सारे स्टेप्स जो अपन ने पहले लिखे वही कॉपी पेस्ट होंगे। इट इज गिवन दैट प्रिंसिपल चेंजेस, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यानी वही मूल रकम। प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। जो मूल रकम वाला प्रिंसिपल होता है वो PL ही होता है। ये PAL प्रिंसिपल पता है क्या होता है? प्रधानाचार्य। ठीक है, तो ये गलत लिखी हुई है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्या है? R% पर ईयर। अब मुझे बताओ R% किसका होगा? प्रिंसिपल का ही तो होगा। समझदारी वाली बात क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल गिवन है आपको R% पर ईयर, वो ठीक है। लेकिन जब आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस इक्वेशन को, इस लैंग्वेज को, तो आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ को तो आप क्या लिख दोगे? dP/dt। जब कुछ भी नहीं गिवन है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू R% को चलो आप R/100 लिख लोगे, लेकिन किसका R/100? P का। ठीक है, समझ आया? सो ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन झटके में बन गई, पिछली बार वो बनाने के लिए भी हमको थोड़ा जोर लगाना पड़ा। अब क्या वेरिएबल सेपरेट कर दें? ओके, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाओ बोथ साइड्स। तो P इधर बुलाओ, dP/P, और उधर क्या हो जाएगा? R/100 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और dt, राइट? इंटीग्रल, इंटीग्रल। ठीक है, सो dP/P क्या बनेगा? लॉग मॉडुलस P। और उधर क्या बनेगा? R/100 तो कांस्टेंट की तरह होगा, RT/100 हो जाएगा, राइट? और सब कुछ हो गया तो प्लस C। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन तो बन गई। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो, पहली इन्फॉर्मेशन मैंने आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, लेकिन जैसा जैसा पढ़ा वैसे इतना तो पहुंच गया मैं फटाफट से। अब क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू तब निकालो जब 100 जो है अपने आप को 10 साल में डबल कर देता है। यानी आफ्टर 10 ईयर्स 100 200 हो जाता है। यानी कि T की वैल्यू जब 0 लें तब प्रिंसिपल 100 है। T की वैल्यू 10 साल ले लें तो वो 100 का क्या है? 200। अगेन दो इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन से दो लोग एलिमिनेट होंगे, बताओ कौन कौन? दो इन्फॉर्मेशन से दो लोग एलिमिनेट होंगे, C और R, क्योंकि P और T तो मैं पुटअप करूंगा। समझ गए ना? तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे पिछली बार लिखी थी, नाउ इट इज अगेन गिवन दैट कि 100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ये पूरी की पूरी लाइन लिख दूंगा मैं, फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। दैट इज व्हेन t इक्वल टू 0, प्रिंसिपल है 100, एंड व्हेन t इक्वल टू 10 साल यानी 10, प्रिंसिपल हो गया डबल। डबल मतलब 100 का 200। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या रेट ऑफ चेंज है जिससे ये डबल हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज तो डेरिवेटिव होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R% क्या है जिससे ये डबल हुआ? ठीक है, और आपको एक इन्फॉर्मेशन और है, log 2 की वैल्यू, log 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू, ये आपको एज इट इज पुटअप करनी है। ठीक है, चलो। सो पुट कर दूंगा मैं 0, पुटिंग, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। पुटिंग T, P इक्वल टू 0, 100 इन इक्वेशन 1, वी गेट, करो पुट। इक्वेशन 1 क्या है? लॉग मॉडुलस P की वैल्यू है 100। इधर आओ, R इंटू टी की वैल्यू लगाओ 0, तो ये 0 बन जाएगा 100 प्लस C। तो पिछली बार भी पहले पुट करते ही C आ गया था, इस बार भी आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, तो C की वैल्यू क्या आ गई? लॉग 100, लॉग मॉडुलस 100। एज इट इज छोड़ दो। वैसे देखो, लॉग मॉडुलस 100 को सॉल्व किया जा सकता है आगे और फर्दर, 10 का स्क्वायर लिख के 2 log 10 ऐसे कुछ करके, लेकिन अभी के लिए एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, तो C की वैल्यू पुटअप करनी है अब अगली बार, और साथ में वो तो पुटअप करना ही है। सेकेंड टाइम पे C भी मिल जाता है तो उसको भी पुटअप करना पड़ता है। अगेन पुटिंग, इस बार T, P की वैल्यू, सेकेंड केस क्या है? 10, 200, एंड साथ में जो C पहला वाला निकाला है वो भी C इक्वल टू लॉग मॉडुलस, मॉडुलस 100 भी लगाने की जरूरत नहीं है, लॉग 100 इन इक्वेशन 1।
वी गेट, तीनों चीज पुटअप करो। सो लॉग मॉडुलस पी था, तो पी की जगह तो क्या डालना है 200, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस 200। मॉडुलस भी हटा सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, आर तो हटाना ही है एज इट इज, छोड़ो। टी की वैल्यू क्या डालने की बार 10 डिवाइडेड बाय 100 है ही, और प्लस सी की वैल्यू जो पिछली बार निकाली थी लॉग मॉडुलस 100, राइट। लॉग लॉग वाली टर्म्स एक साथ कर दूं मैं, तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो लॉग 200/100 यानी लॉग 2 हो गया, और कुछ भी बेस नहीं गिवन है तो ई हो गया, और इसकी वैल्यू गिवन है वो पुटअप करेंगे, ठीक है। इक्वल टू, ये 0 से 0 काट के r/10 हो गया, ठीक है। तो यहां से r/10 की वैल्यू log 2 की वैल्यू के इक्वेट हो गई 0.6931, 0.6931 सामने डाल देना गिवन, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6931 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो क्या आंसर आ जाएगा 6.931 आंसर। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.931%। हो गया मैच, ठीक है। लास्ट पे क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ आर इज 6.931 परसेंटेज में लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। चलो नेक्स्ट, इन अ बैंक, अगेन बैंक का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल थोड़ा शॉर्ट में चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, वही dp/dt। अब पिछली बार r% था, इस बार 5% है, तो देखो पिछली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग था, और क्या गिवन था कि अमाउंट कितने टाइम में डबल हो रहा है। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और पूछा जा रहा है कि 10 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा। पिछली बार गिवन था कि 100 200 बन जाता है, 100 क्या बन जाता है 200 बन जाता है, किस रेट से बनता है। इस बार रेट में दे रहा हूं, तू तो बता 1000 कितना बनेगा, तो उल्टा क्वेश्चन हो गया जस्ट, ठीक है। सो dp/dt इक्वल टू r/100 ना लिख के क्या लिखूंगा मैं 5/100 और इंटू पी। ये तो ये मत भूलना, बस ये कोई नहीं बताएगा कि 5% किसका, ये कॉमन सेंस है कि प्रिंसिपल का होता है। तो इसको और सॉल्व करके p/20 लिख सकता हूं मैं 5 से काट के, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन लगा दो इसमें, p को इधर पहुंचा दो, तो dp/p इक्वल टू 1/20 को बाहर रख के इंटू dt, ठीक है। सो dp/p क्या बनेगा लॉग मॉडुलस p, और 1/20 टाइम्स टी हो गया, यानी t/20 हो गया, ठीक है, प्लस सी भी हो गया, राइट। तो ये हो गई जनरल फॉर्म। अब आपको क्या गिवन है कि एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, वो 10 साल बाद कितना होगा। तो शुरुआत में जब टाइम 0 था तब ₹1000 डिपॉजिट किए, तो t, p, तो शुरुआत में जब 1000 डिपॉजिट किए तो उस टाइम t 0 था ना, तो 0, 1000 ये तो पुटअप कर ही सकते हैं ना भाई, दो इंफॉर्मेशन नहीं एक तो पुटअप कर ही सकता हूँ भाई, दूसरी तो पूछिए भाई कितना हो जाएगा, लेकिन पहली जो है वो तो पुटअप कर सकता हूँ ना, 1000 करना है ना, इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, तो लॉग मॉडुलस 1000 इक्वल टू टी क्या है 0, 0/20 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यही आ गई लॉग 1000, ठीक है, डन, ओके। आगे बढ़े, इस बार भी देखो आपको कुछ वैल्यू गिवन है e⁻ 0.5 आपको ये लगानी है, ठीक है, देखते हैं कहाँ लगती है ये। ओके, सी की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा है कि जब 10 साल हो जाएंगे, यानी टी की वैल्यू 10 हो जाएगी, अब हमसे ये पूछा गया है कि व्हेन टी इक्वल टू 10 ईयर्स, व्हेन टी इक्वल टू 10 ईयर्स देन टी इक्वल टू व्हाट, टी क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप गिवन इक्वेशन में टी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू ये भी पुट अप करो, ठीक है। सो पुटिंग t, इक्वल टू 10, मतलब p को तो p रहने दो, पता करना है, t की वैल्यू 10 डाल दो, साथ में c की जो वैल्यू निकाली वो भी डालो, लॉग मॉडुलस 1000 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ठीक है, करो। सो ये क्या बन जाता है इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन 1 को पकड़ना हमेशा, नीचे वाली को मत पकड़ लेना, लॉग मॉडुलस p, तो p की वैल्यू क्या डालनी है, p डालनी है, तो लॉग मॉडुलस p रहेगा। t की वैल्यू अब की बार क्या डालनी है 10,
बाय 20 प्लस सी की वैल्यू भी क्या डालनी है, लॉग मॉडुलस 1000। ठीक है, लॉग लॉग एक साथ करो, सो इट इज लाइक लॉग पी बाय 1000, राइट। और इधर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.5। देखो पकड़ा करो, 0.5 का कुछ तो गिवन था, तो उसको 0.5 लिखो। ठीक है, अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, p बाय 1000 इक्वल टू e टू द पावर 0.5, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1.648। दैट मीन्स p की वैल्यू हो जाती है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.648, तो 3 डेसिमल से 3 जीरो काट के 1648 रुपये हो जाएंगे आपके 10 साल के बाद, कितने, 1000 रुपये। समझ आया। पिछली बार आर के आंसर क्या आया था, तो देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 पॉइंट समथिंग थी, ये सब प्रैक्टिकल है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 पॉइंट समथिंग थी तो 10 साल में 100 का 200 हो रहा था, हो रहा था। अभी 1000 का 2000 नहीं हुआ ना, 1600 हुआ, क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% थी। तो ये जस्टिफाई भी होना चाहिए, अगर तभी मैं रुका क्यों 2 सेकंड में, यही चेक करने के लिए रुका कि जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मतलब गलती है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हुए दुगना नहीं हो पाया। और ये प्रैक्टिकल है कि 6 पॉइंट जो समथिंग आई थी ना, ये आपको जनरल नॉलेज एज ए ह्यूमन बींग भी आपको पता होना चाहिए कि इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो 10 साल में रकम दुगनी होती है। तो आगे पीछे आपको इसके साथ भी, इसमें भी दिमाग लगाना है कभी ना कभी। तो इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक में रखी हुई रकम दुगनी हो जाती है, कौन सी, जो पिछला का आंसर है। जब भी अपने बैंक में पूछने जाते हैं आपकी एफडी कितना ब्याज देती है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी रकम इतना गुना हो जाएगी। चलिए, तो इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, हेंस hence the principal hence after 10 years the principal of rupees 1000 will be rupees 1648। ये कौन, ये हो जाएगी मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन देखो इस कैटेगरी का, इन ए कल्चर, और वो वही है एक तरीके से, जब प्रिंसिपल दुगना हो जाता है तो ये, अब इसको साइंटिफिक तरीके से देखें, बायोलॉजी वाले उसमें आ जाएं तो बैक्टीरिया काउंट दुगना हो जाता है। जो भी होता है देखते हैं अभी। बैक्टीरिया काउंट इनिशियल तो 1 लाख है, यानी कि जब टी 0 है तब बैक्टीरिया काउंट को लेट से एक्स मान लेते हैं, तब एक्स कितना है, जब टी 0 है तब एक्स कितना है बताओ, 1 लाख। शुरुआत में हम क्या मान लेंगे, लेट द बैक्टीरिया काउंट बी एक्स, लेट द बैक्टीरिया काउंट बी, कुछ भी लेटर मार्क कर सकता हूं, लेकिन जब कुछ नहीं पता तो एक्स मान ले। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि बैक्टीरिया काउंट बढ़ जाता है 10% से 2 घंटे में। 2 घंटे में क्या बढ़ जाता है, 10% से बढ़ जाता है। तो कितने घंटे में ये 2 लाख हो जाएगा। अब आगे पढ़ो, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, तो ये वाली लाइन आप लिखो नाउ इट इज, ये सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये सब तो आपको एलिमिनेट करने के लिए, असली इंफॉर्मेशन जो सॉल्व करने के लिए हो तो नीचे। ठीक है ना, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, और उसके बाद फिर आप ये वाली इंफॉर्मेशन एज इट इज लिख दोगे। नाउ इट इज गिवन दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया काउंट तो एक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स को डी एक्स बाय डी टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही चलेगा। dx बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल, इस इक्वल नहीं दे रखा, आप देखो इस इक्वल कहता तो इक्वल टू का साइन लगता, अब प्रोपोर्शनल कह रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन कुछ ऐसा होता है, टू द नंबर प्रेजेंट, प्रेजेंट नंबर तो एक्स ही है, बात खत्म। अब जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करूंगा तो एक के कांस्टेंट और निकल के आएगा, याद रखना। तो अगर वो सीधे ही इक्वल टू कह देता तो के की कोई जगह नहीं थी, लेकिन प्रोपोर्शनल कह के उसने एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और बढ़ा दिया। समझ गए, तो ये इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू का अब तक किसी भी क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं है, इसमें आया, ये कांस्टेंट बढ़ाने के लिए आया बस, और कुछ नहीं, राइट। सो इम्प्लाइज डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के एक्स, राइट। अब आप इसको करो वेरिएबल सेपरेट, तो dx डिवाइडेड बाय x इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है, dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, इंप्लाइज लॉग मॉडुलस x, और इधर kt प्लस c, तो दो वेरिएबल्स हैं k और c, k तो उसकी इंफॉर्मेशन से मिला और c इंटीग्रेशन से मिला, दो वेरिएबल से तो दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे, इसको हटाने के लिए चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि शुरुआत में 1 लाख था, और और 2 घंटे में 10% बढ़ गया,
ये पहली इंफॉर्मेशन है कि शुरुआत में तो क्या था 1 लाख, और 2 घंटे में 2% बन गया। तो कैसे लिखेंगे हम इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ इट इज गिवन दैट, और फिर ये इंफॉर्मेशन पहली वाली कॉपी पेस्ट कर देंगे। द बैक्टे इनिशियली, नाउ इट इज गिवन दैट इनिशियली the bacteria count is 1 lakh and the number is increased by 10% in 2 hours। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे? दैट इज इनिशियली का मतलब जब t 0 है, when t इक्वल टू 0, तब इनिशियली कितना है बैक्टीरिया काउंट x कितना है 1 लाख। एंड 2 घंटे के बाद यानी कि when t इक्वल टू 2, तब x की वैल्यू पिछली बार से 10% ज्यादा है, यानी कि 1 लाख का 110% है। समझ आया? 10% ज्यादा है तो 110% होगा। 1 लाख का 110% क्या होगा? 1,10,000। ये x की वैल्यू। समझ आया? जब t की वैल्यू 2 है तब पिछले 1 लाख से 10% बढ़ाना है ना, 1,10,000 करना है। और जब t की वैल्यू 0 है तब इनिशियली वो 1 लाख है। ये वैल्यूज पुटअप करने का, राइट? ठीक है। सो पुटिंग एक एक करके पुटअप करते हैं। दो इन्फॉर्मेशन और दो ही कांस्टेंट है, k और c। सो पुटिंग t कोमा x लिखूंगा अब मैं। जनरली x पहले आता है, अब इस बार बाद में आ रहा है। इक्वल टू 0 कोमा 1 लाख इन इक्वेशन 1 we get, let's see what was equation 1, log modulus x equal to kt plus c। log मॉडुलस x की जगह 1 लाख, के टी की जगह 0 प्लस सी। तो सी तो देखो हमेशा पहली इंफॉर्मेशन से ही सॉल्व हो जाता है। तो यहां से ये 0 बन गया और सी की वैल्यू हो गई log मॉडुलस 1 लाख। अब सी की वैल्यू और दूसरी इंफॉर्मेशन फिर से पुटअप करो। अगेन पुटिंग टी कॉमा एक्स, ये टी है ना, इन इक्वल टू, अब क्या है टी क्या है 2 और एक्स क्या है 1,10,000, हो गया 1,10,000। एंड साथ में सी क्या है? लॉग मॉडुलस 1 लाख। तो तीन इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन फर्स्ट अगेन। वी गेट, चलो। तो क्या था? लॉग मॉडुलस एक्स है ना, लॉग मॉडुलस एक्स, तो एक्स की जगह तो 1,10,000 हो गया, 1,10,000 इक्वल टू के टी। तो टी की जगह 2 और सी की जगह लॉग मॉडुलस 1 लाख। ठीक है। अब लॉग लॉग एक साथ करते, पहले सी सॉल्व अभी के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लॉग 1,10,000, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख क्या हो जाएगा? 1.1, लॉग 1.1। और इधर क्या हो जाएगा? 2k, राइट? तो k की वैल्यू बताओ। इम्प्लाइज k इक्वल टू 1/2, 1/2 लॉग 1.1। और इस बार कोई log 1.1 ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं गिवन है, तो 1.1 ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है साहब, ये आगे के की वैल्यू। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि 2 लाख कब पहुंचेगा, यानी कि अब क्या क्या पुटअप करना है ओरिजिनल इक्वेशन में? के पुटअप करना है, सी पुटअप करना है, के सी ये पुटअप करके फिर एक्स पुटअप करना है और टी निकालना है। ठीक है, समझ गए? ये तीन चीजें पुटअप करके टी निकालना है। चलो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। नाउ पुटिंग, पहले तो के और सी पुटअप कर लो अच्छे से। पुटिंग, पहले सी क्या निकाला आपने? लॉग 1 लाख। सी तो था log 1 लाख और ये था हाफ log 1.1, log 1 लाख। एंड के निकाला हमने हाफ log 1.1 इन इक्वेशन 1। पहले तो ये पुटअप करो ताकि हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकल जाए।
वी गेट, तो लॉग मॉडुलस पी, अब की बार पी और नहीं, लॉग मॉडुलस एक्स, अब की बार एक्स और टी को नहीं छेड़ना, तो लॉग मॉडुलस एक्स इक्वल टू के टी, के की जगह डाल दो ये 1/2 लॉग मॉडुलस 1.1 इंटू एक्स, टी इंटू टी प्लस सी, सी की जगह डाल दो लॉग मॉडुलस 1 लाख। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें एक्स है और टी है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी है, समझ गए। इसमें लॉग को सॉल्व भी कर सकता हूँ क्या मैं, ये टी अटक रहा है नहीं तो सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट छोड़ दो। वैसे भी हमसे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी तो पूछा ही नहीं, आगे और सॉल्व करना है तो वैल्यू पुटअप करके सीधे सॉल्व करेंगे। ये एक तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई और एक्स की फॉर्म में होता है, तो ये एक्स और टी की फॉर्म में दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, बाकी सारे कोई भी कांस्टेंट थे आर्बिट्रेरी सब एलिमिनेट कर दिए हमने। इसमें अब हमसे पूछा गया है कि 2 लाख जब होगा तो टी क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि 2 लाख पुटिंग, क्या मानते थे अपन उसको, एक्स, एक्स कॉमा टी, नहीं टी कॉमा एक्स, टी कॉमा एक्स इक्वल टू, टाइम तो पूछा गया है तो टी रहने देंगे, और एक्स क्या है कि साहब ये 2 लाख कब जाएगा इन इक्वेशन, अब इसको मान लो 2 मान लो, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 वी गेट, चलो इसमें पुटअप करके फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग मॉडुलस 2 लाख कर दूं एक्स की जगह, हाफ लॉग मॉडुलस 1.1 एज इट इज, और टी तो चाहिए, प्लस आगे वाला एज इट इज लॉग मॉडुलस 1 लाख। अब लॉग मॉडुलस 1 लाख इधर आएगा तो अगेन लॉग 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख क्या हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। और इधर क्या है मेरे पास, अब हाफ को अंदर पहुंचा दूं अगर मैं, तो क्या बन जाता है, लॉग मॉडुलस रूट ऑफ 1.1, राइट, इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है, लॉग 2 माइनस दिस, तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है, लॉग 2 माइनस दिस, तो माइनस करूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये टर्म तो उधर माइनस होगी ना पूरी, ये अच्छा सॉरी इंटू है, इंटू है यस। तो फिर तो लॉग से लॉग डिवाइड करके आंसर आएगा, अब की बार तो लॉग भी सॉल्व नहीं होना। वैसे तो क्या होता था, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, तो टी की वैल्यू हो जाएगी लॉग 2 डिवाइडेड बाय लॉग रूट 1.1, ऐसे लिख दूं या ब्रैकेट लगा के लिख दूं, क्योंकि मॉडुलस तो लगेगा नहीं, 1.1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, का रूट, अब रूट है तो रूट को बाहर भी निकाल सकते हो आप, कैसे, तो फिर इधर एक काम करो, जब लॉग सॉल्व होना ही नहीं था तो फिर रूट को लगाया ही क्यों, मैं तो रूट इसलिए लगाया था ताकि ये लॉग से लॉग सॉल्व हो जाए, तो 1/2 रहने तो वो ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, इधर भी 1/2 ही रहने तो वो ज्यादा आसान लग रहा है, 1/2 लॉग 1.1, अब चेक करो आंसर। इतने घंटे के बाद, ये आर्स है ना, इतने घंटे के बाद जो होगा वो 2 लाख पहुंचे, इसी फॉर्म में है, 11/10, ओके। और 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 लॉग 11/10, फर्दर सॉल्व करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 log 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 11/10 आवर्स इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ वैल्यू गिवन नहीं तो इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो फाइनल हम लिख देंगे, सो द बैक्टीरिया काउंट विल रीच 2 लाख आफ्टर, आफ्टर इतने घंटे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू, जनरल सॉल्यूशन ही चाहिए आपको, सी की फॉर्म में ही चाहिए, और क्या चाहिए, यानी शुरू के 1 to 10 में से आ गया है तो वेरिएबल सेपरेशन, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई को क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, एक्स प्लस वाई है ना। तो अब आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो यहाँ से, डी वाई के नीचे ले आओ आप, डी वाई के नीचे ले आओ आप ई टू द पावर वाई, और ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, ये क्या बनेगा बताओ, डी वाई डिवाइड बाई ई टू द पावर वाई, तो एक तरीके से ये ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई है, और इधर है ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब नाउ डू वन थिंग, इसको इधर पहुंचाएंगे तो ये इधर जाके भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, माइनस को कॉमन लो जरा, क्या बनता है ई टू द पावर एक्स
प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। तो माइनस इधर जाएगा तो इधर माइनस सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से प्लस होके इधर माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी वन करना पड़ेगा फिर हर जगह, जो कि अल्टीमेटली बाहर जाके सी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, वेयर सी इक्वल टू माइनस सी, सी वन, वेयर सी इक्वल टू माइनस सी वन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया एक्सरसाइज सॉल्व। यहाँ पे हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड खत्म होता है, केवल डिफरेंशियल इक्वेशंस में यही सब कुछ चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। अब दूसरी टेक्निक शुरू हो जाएगी, दूसरी तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी जो आसानी से वेरिएबल सेपरेट नहीं करने देगी। क्योंकि अब तक तो क्या सरल थी, ई टू द पावर एक्स इधर लिया, वाई इधर लिया, बहुत आसानी से सेपरेट हो रहा था ना मामला। अब इतनी आसानी से सेपरेट नहीं कर पाओगे आप चाह भी, इसीलिए दूसरी टेक्निक है। फिर जब इससे भी हार जाओगे तो तीसरी टेक्निक है, तो दो टेक्निक अभी और बस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।